मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्षा, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय रांची। आज हम देख रहे हैं सहकारिता चैप्टर का सेकंड पार्ट। ये एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर के 5वें यूनिट का एक चैप्टर है सहकारिता, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि सहकारिता क्या है, सहकारी संगठन के क्या क्या आधार हैं, सहकारी संगठन की क्या परिभाषाएं हैं, सहकारी समितियों का पंजीकरण किस प्रकार से होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि सहकारिता का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ है। तो इसका 2 भाग देखेंगे। पहले भाग में देख रहे हैं हम कि सहकारी संगठन का स्वतंत्रता के पूर्व क्या स्थिति थी, उसके विकास की, और स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी संगठनों का विकास किस प्रकार से हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सहकारी संगठन, उनकी स्थापना कब हुई और वे किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में सहकारी आंदोलन का विकास। अब देखेंगे भारत में सहकारी आंदोलन का विकास। भारत में सहकारिता का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक का रहा है। सन 1947 के पश्चात इसका तेजी से विकास हुआ। भारत में वर्तमान में देखें तो लगभग 5 लाख सहकारी समितियां हैं, और वैसे तो ये समितियां बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, परंतु कृषि, उर्वरक, दुग्ध उत्पादन आदि में इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में ये समितियां जो है बैंकिंग क्षेत्र में भी तेज़ी से कार्य कर रही हैं। 1904 में भारत की सहकारी समितियों का अस्तित्व आया, जब उनकी एक निश्चित परिभाषा दी गई। इससे पहले और इसके बाद बहुत तेज़ी से उसका विकास हुआ। हम अध्ययन की सुविधा के लिए देखेंगे कि इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो स्वतंत्रता पूर्व सहकारिता का आंदोलन का क्या विकास था कितनी, और दूसरा देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात सहकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ या सहकारिता आंदोलन की भूमिका क्या रही। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व सहकारिता का इतिहास। विधिवत सहकारी समितियों की स्थापना जैसे पता है कि 1904 के बाद ही हुई है, परंतु इससे पहले भी भारत में सहकारिता की अवधारणा प्रचलित थी और कई गतिविधियां इस संबंध में की जाती थी। उदाहरण के लिए देखें तो सामूहिक अनाज भंडारण एक साथ किया जाता था, या आवश्यकता पड़ने पर क्या है कि या फिर अगली फसल लेने के लिए यदि बीज या कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती या नकदी की आवश्यकता होती तो वो सहकारिता के आधार पर प्रदान किया जाता था। स्वतंत्रता के पूर्व सहकारिता के विकास को हम आसान करने के लिए कुछ बिंदुओं में उनको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण ग्रस्तता, ऋणग्रस्तता और मध्यस्थों के द्वारा का जो शोषण हो रहा था, उसके काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया था। इसी के चलते सरकार ने एडवर्ड लॉ कमेटी का गठन किया और मिस्टर निकलसन इसके सदस्य थे। उनकी सिफारिश के आधार पर सहकारी समिति अधिनियम 1904 जो है वो प्रकाश में आया। सहकारी समितियों का प्रत्याशा से अधिक विकास हुआ, मतलब तेज़ी से विकास हुआ जैसा सोचा नहीं गया था। तो 1912 में सहकारी समिति 1912 बनाया गया। इसके अंतर्गत ऋणेतर सेवाएं उपलब्ध कराने, मतलब कि ऋण के अतिरिक्त अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समिति का गठन किया जा सकता था और संघ भी बनाया जा सकता था। अर्थात पहले केवल ऋण संबंधी कार्य किया जाता था, उस क्षेत्र में समिति का गठन किया जाता था, परंतु अन्य उद्देश्य से भी ये कहा गया कि समिति का गठन किया जा सकता है और चाहे तो इसका संघ भी बनाया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध जैसे कि पता है 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये जो सहकारी समितियां थी उनकी काफ़ी देनदारी बढ़ गई थी। तो ऐसी स्थिति में उनके संबंध में विचार किया जाना ज़रूरी था। तो उनके भविष्य के संबंध में विचार करने के लिए मैगलन समिति का गठन किया गया 1914 में, जिसने साख समितियों की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। 1912 के अधिनियम के बाद राज्यों में अपने अपने अधिनियम बनाए गए सहकारी समिति संबंधी, और उपभोक्ता सहकारी समितियों के अलावा बुनकर और गैर कृषि सहकारी ऋण समितियों का निष्पादन इस समय काफ़ी अच्छा रहा और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ी। 1919 में जब अधिनियम आया तो उसमें सहकारिता का विषय जो है प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1928 में शाही आयोग आया था। शाही कृषि आयोग ने
अन्य सिफारिशें तो की ही, परंतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना की भी उन्होंने सिफारिश की, जो कि सहकारिता के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम था। समितियों और संघों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सहकारी संघ 1929 की स्थापना की गई। सन 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना से कृषि ऋण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत में प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार के द्वारा राशन दुकानों की व्यवस्था की गई, क्योंकि काफ़ी मूल्य बढ़ चुके थे और आवश्यक सामान जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, उपभोक्ता वस्तुएं। तो ऐसी स्थिति में राशन दुकानों की व्यवस्था की गई थी और कहा गया कि इसमें सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों में तो केवल सहकारी समितियों को ही इस कार्य के लिए चयनित किया गया था। 1942 में बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार था, उसकी शक्ति को व्यवहारिक रूप से राज्य के रजिस्ट्रार को दे दी गई। सर R.G. सरैया की अध्यक्षता में 1945 में सहकारी योजना समिति बनी थी। इसने सहकारी समितियों को आर्थिक आयोजन के लिए लोकतंत्रीकरण का सबसे उपयुक्त माध्यम माना था। अर्थात लोकतंत्र को यदि निचले स्तर पर स्थापित करना है तो सहकारी समितियों को मजबूत करना होगा, ऐसा सरैया समिति की सिफारिश थी। खेड़ा जिले में 2 प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियों का अक्टूबर 1946 में पंजीकरण हुआ था। ये दुग्ध उत्पादक समितियों का जो पंजीकरण हुआ था वो काफ़ी ऐतिहासिक घटना रही है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद इनका पंजीकरण हुआ था। और दूसरी कंपनी थी एक, उनके एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही इन समितियों ने काफ़ी संघर्ष किया। इसी का परिणाम था कि 1946 में उनका पंजीकरण हुआ था। यह घटना काफ़ी ऐतिहासिक सिद्ध हुई और कुछ समय पश्चात मतलब 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का अमूल के नाम से पंजीकरण किया गया। 1947 में रजिस्ट्रारों का सम्मेलन हुआ था यही सहकारी समितियों के, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सहकारी समितियों का सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया जाए और काफ़ी उनको शक्तियाँ दी गई। अन्य सिफारिशों के अलावा पहली बार ऋण को विपणन के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा गया। इसके बाद सर मणिलाल नानावती समिति आई। इसने त्रिस्तरीय सहकारी ऋण बैंकिंग व्यवस्था की सिफारिश की। स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे सहकारिता का विकास। सन 1947 के पश्चात सहकारिता के विकास को काफ़ी बल मिला। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से 1951 में गोरेवाला कमेटी, जो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के नाम से जानी जाती है, ने देखा कि कृषि जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो सहकारिता के बाहर है और जो सदस्य हैं भी सहकारिता के, वो जो ऋण ले रहे हैं उनका 75% भाग जो है वो बाहर से लिया जा रहा है या बाह्य स्रोतों से लिया जा रहा है। समिति ने ग्रामीण ऋण की समेकित व्यवस्था करने और उनकी मंडलों में नामांकित सदस्यों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कर प्रबंध में सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया और SBI की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की सिफारिश की। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 थी, में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि की स्थापना की गई। इस योजना में सहकारी विपणन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को सहकारिता विकास की समेकित योजना का अंग माना गया। इसमें लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियों की स्थापना की गई। राज्यों में राज्य विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी विपणन महासंघ की स्थापना इस योजना में की गई। विपणन सहकारी संस्थाओं ने हरित क्रांति में काफ़ी योगदान दिया अपना, और उस समय इनकी भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में समितियों को वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालीन ऋण सहायता प्रदान करने की सरकारी नीति अपनाई गई थी। दुग्ध के क्षेत्र में आनंद पैटर्न पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई और इससे दुग्ध के क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को काफ़ी गति मिली। बाद में बोर्ड ने खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। 1962 में चीन युद्ध के पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया, क्योंकि उस समय जो खाद्य
खाद्यान्न थे उनके कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत आधार बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो इसमें सहकारी समितियों को काफ़ी योगदान रहा और सरकारी नीति रही कि समितियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाए, और किन्हीं राज्यों में तो सहकारी समिति को ही ये काम सौंपा गया था। बैंकिंग अधिनियम 1949 में कुछ प्रावधान जो है वो जो बैंक के संबंध में किए गए थे, अन्य बैंकों के साथ सहकारी बैंकों पर भी कुछ प्रावधान लागू हुए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 है, उसमें 1965 में मृदा समिति का गठन किया गया था। उसने सिफारिश की थी कि सहकारी जो कानून है सहकारी समितियों से संबंधित उसमें संशोधन किए जाएं। तो उनकी सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए, परंतु इसका अच्छा असर सहकारी समितियों पर नहीं पड़ा। उनकी स्वायत्तता और लोकतांत्रिक चरित्र जो है थोड़ा नष्ट हो गया। फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 79 थी। तो 1972 में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की गई थी। उसने सरकारी व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की योजना प्रस्तुत की थी। उसके बाद अब देखेंगे हम छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 79 से 85 तक थी। तो इस योजना में देखेंगे कि सन 1981 में नाबार्ड की स्थापना की, जो कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी कदम था कृषि के क्षेत्र में। तो सहकारी समितियों को मजबूत करने और उनके प्रशासन तथा प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम 1984 को अधिनियमित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 थी। इस योजना में प्रबंधन में लोकतंत्रीकरण एवं व्यवसायीकरण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, अर्धनारीश्वर कमेटी का गठन किया गया था। और 85 में ही खुसरो समिति ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण में परीक्षण के पश्चात ये सिफारिश की थी कि इन समितियों में ढांचागत सुधार किया जाना आवश्यक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1992 से 97। इसमें समितियों को अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई थी और उनकी क्षमता बढ़ाने की बात की गई थी। साथ ही सहभागिता अर्थात उसे अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं तक आगे उनकी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ताकि उनके रोजगार में भी वृद्धि हो और उनमें उनकी क्षमता भी बढ़े। और इसके अतिरिक्त पदाधिकारी जो थे सहकारी समितियों के, उनके प्रशिक्षण पर भी विचार किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना जो 97 से 2002 तक थी, इसके अंतर्गत 1984 में पारित बहुउद्देशीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया। और 2004 में वैद्यनाथन समिति ने ये सिफारिश की कि इनके पुनर्जीवन करना यदि सहकारी समितियों के लिए, तो इनमें जो उपस्थित कमियां हैं उनको दूर किया जाना जरूरी है, तभी इनको पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है। कंपनी अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम जो 1956 का है उसमें 2002 में संशोधन किया गया और परस्पर सहकारी सहायता के सिद्धांत के आधार पर इसने सहकारी उद्यमी के रूप में मौजूदा उनकी जो सहकारी उद्यमी के रूप में जो उनकी उपस्थिति थी उनको संस्थानिक रूप देने का एक विकल्प इस कमेटी ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी आंदोलन में इस प्रकार प्रगति देखी गई। अब हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी संस्थान। इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसका कार्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, खाद्य पदार्थ, पशुओं, औद्योगिक उत्पाद के संबंध में कार्यक्रम और योजना बनाया। दूसरा प्रमुख संस्थान है भारतीय किसान सहकारी उर्वरक लिमिटेड, इफ्को। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई। इसका कार्य उर्वरकों की पहुंच किसानों तक बढ़ाना और उर्वरक के उत्पादन के संबंधी सारे कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण यही करता है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन मर्यादित, जिसको नेफेड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका कार्य है सरकारी नेटवर्क के माध्यम से मंडी स्तर पर मार्केटिंग समितियों को सक्रिय रूप से शामिल करके किसानों की उपज को क्रय करना और उपजों के संबंध में जो है उसका विस्तृत है दायरा। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, कपास, जनजातीय उपज, जूट की वस्तुएं, अंडे, ताजे फल, सब्जियां आदि के संबंध में यह कार्यक्रम
बनाता है और उन उपजों को खरीदता है। चौथा है डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका उद्देश्य है लाखों उत्पादकों को बेहतर भविष्य देने के लिए और सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सहकारिता को मजबूती प्रदान करने और तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके संबंध में देखेंगे कि इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो इसके कार्य या उद्देश्य हैं कि सहकारिता को बल देना, उत्पादक जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके बेहतर भविष्य देना, तकनीकी सहायता पहुंचाना, उनको विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना, और इसके साथ ही साथ रोजगार का सृजन, दुग्ध उपलब्धता को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों की आय की वृद्धि के क्षेत्र में इसके कार्य और उद्देश्य हैं। इसका प्रमुख ब्रांड है अमूल गुजरात का है, विजया आंध्र प्रदेश का, विरंका पंजाब का और सरस राजस्थान का। इस प्रकार से देखेंगे कि ये प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी संस्थान जो सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं। इस प्रकार सहकारिता के संबंध में हमारा व्याख्यान को हम पूर्णता देते हैं।